नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और मौर्य वंश में अपन बिंदुसार तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे अशोक की। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अशोक जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था तो कहाँ का गवर्नर था, तो अशोक अवंती या उज्जैनी का गवर्नर था। और 273 ईस्वी के अंदर बिंदुसार की मृत्यु होती है और 273 ईस्वी में ही वो उज्जैनी से पाटलिपुत्र आकर राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। तो अगर बात करें राज्यारोहण की, तो राज्यारोहण तो उसका हो गया 273 ईस्वी के अंदर, लेकिन 4 वर्षों तक उसको अपने भाइयों के साथ में सत्ता का संघर्ष करना पड़ा। तो राज्याभिषेक हुआ है आपके 269 ईस्वी के अंदर, 269 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ है। तो अपन एक बार अशोक के बारे में ये कुछ तथ्य लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अशोक। तो 2 फैक्ट आते हैं अपने सामने कि सबसे पहला आता है राज्यारोहण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 273 ईस्वी पूर्व। आपको अगर अशोक का समय भी लिखा हुआ मिलेगा वो यही मिलेगा 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। लेकिन राज्यारोहण का समय तो 273 है, यानी राजगद्दी तो इसने 273 ईस्वी पूर्व में हत्या ली थी। लेकिन इसके जो दूसरा जो पॉइंट अपने बनेगा वो है राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? 269 ईस्वी पूर्व के अंदर। ये अपने को बात याद रखनी है। आगे जो भी अपन फैक्ट पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे राज्याभिषेक से। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 11वें वर्ष, 20वें वर्ष। तो राज्याभिषेक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अपने को राज्याभिषेक याद रखना है। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व के अंदर इसका अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। राज्यारोहण तो 273 ईस्वी, तो 4 वर्ष क्या हो रहा था? तो 4 वर्षों तक भाइयों के साथ सत्ता का संघर्ष। किस भाई के साथ? मुख्य रूप से इसका एक बड़ा भाई था सुसीम, उसके साथ में सत्ता का संघर्ष हुआ था। जैन अनुश्रुतियों की बात करते हैं तो जैन अनुश्रुतियों के अंदर लिखा हुआ है कि अशोक है जो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बनता है और अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बनता है। लेकिन ये केवल किंवदंती ही लगती है। मूलतः अपन ये कह सकते हैं इसने किसके साथ में संघर्ष किया? सुसीम के साथ में संघर्ष किया होगा, ठीक है ना। और अन्य सुसीम के सहयोगी भाई और भी रहे होंगे, लेकिन सभी भाइयों की हत्या करके ये शासक नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बनता है, क्योंकि अपने जो भारत के अंदर जितने भी शासक हुए हैं उनके अंदर एक निश्चित क्रम देखने को मिलता है कि ज्येष्ठ पुत्र ही क्या होता है, अगला शासक बनता है। लेकिन सुसीम ज्येष्ठ पुत्र था, अशोक इससे अनुज था। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सुसीम को बिंदुसार सुसीम को शासक बनाना चाहता था, लेकिन बना कौन है? अशोक बना है। अब अपन इसकी बात करते हैं अशोक की। सबसे प्रमुख प्रश्न आता है अशोक का नाम। अशोक किन अभिलेख के अंदर मिलता है? अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों के अंदर मिलता है। अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आना रहेगा तो ये प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। देखो किन किन अभिलेखों के अंदर मिलता है। सबसे पहले अपन करेंगे कि सबसे पहले अपने को मिला है मास की अभिलेख, उसके अंदर अशोक का नाम अशोक मिला है। और उसके बाद में गुर्जरा अभिलेख, इसके अंदर भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। और इसके बाद में नेटूर अभिलेख, इसके अंदर भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। और सबसे अंतिम है उद्गोलन अभिलेख। कौन कौन से हो गए? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन। ये 4 अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है जब अशोक का नाम अशोक इन 4 अभिलेखों में मिलता है तो अन्य अभिलेखों के अंदर क्या मिलता है? तो अपन यहां पर लिख लेते हैं अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय
यानी जो देवताओं को प्रिय हो, और देवानाम प्रियदर्शी, जो देवताओं की तरह प्रिय हो या देवताओं की तरह प्रिय दिखने वाला हो, ठीक है, मिलता है। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों के अंदर मिलता है? मास्की में सबसे पहले मिला अपने को अशोक का नाम अशोक, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन, ठीक है ना। उद्गोलन और उद्गोलम ये दोनों ही नाम आ सकते हैं, कई बार प्रोनाउंसिएशन के कारण गलती हो जाती है। उद्गोलन इसका नाम है। तो वापस देखो, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन, ये 4 अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और अन्य अभिलेखों के अंदर इसका नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय या पिय या देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं 10वीं की किताब के अंदर, जो सामाजिक किताब में उसमें प्रिय दिया हुआ है और 12वीं में आपके प्रिय दिया हुआ है। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। प्रिय भी प्रिय है और प्रिय भी अपने का मतलब होता है प्रिय, ठीक है। तो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय एक ही बात है, देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी। अब अपन अगर बात करें तो इसकी पत्नी का उल्लेख, पत्नी का उल्लेख, 2 पत्नियों का उल्लेख अपने को मिलता है। सबसे पहली पत्नी मिलती है महादेवी, ठीक है, और एक दूसरी पत्नी मिलती है इसकी कारुवाकी, कारुवाकी, महादेवी और कारुवाकी। महादेवी ये कौन थी? विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री। ये अपने को याद क्यों रखना है महादेवी का? क्योंकि इससे एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। कौन कौन से? एक तो है महेंद्र और एक पुत्री का नाम है संगमित्रा। जब अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया जाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में अपने संबंधियों को भेजा जाता है, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को ये कहां पर भेजता है? श्रीलंका भेजता है। कहां भेजता है? श्रीलंका। किस धर्म के प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। किस धर्म के प्रचार हेतु भेजता है? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संगमित्रा को कहां पर भेजता है? श्रीलंका। और ये किसके पुत्र थे? महादेवी और अशोक के। महादेवी कौन है? विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री है। एक कारुवाकी, कारुवाकी का उल्लेख कहां पर आ रखा है? एक अपने अभिलेख मिलता है प्रयाग अभिलेख, या इसे अपन कह सकते हैं इलाहाबाद अभिलेख। उसके अंदर कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अभी प्रयाग अभिलेख के कारण अपने को इसको याद रखना पड़ेगा कि प्रयाग अभिलेख के अंदर इसकी कौन सी पत्नी का उल्लेख मिलता है? कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। और कारुवाकी के पुत्र कौन सा हो गया? तीवर, ठीक है। अब एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहेगा। राज्यरोहण या अपन कह सकते हैं ये गद्दी पर कब बैठा? जब उसके पिता की मृत्यु हो गई 273 ईस्वी में। लेकिन 4 सालों तक क्या चला है? सत्ता का संघर्ष। ये लो, सत्ता का संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक। तो राज्याभिषेक कब हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 ईस्वी पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के बाद में अपन जितने भी आपके कालक्रम देखेंगे, अपन यही देखेंगे राज्याभिषेक के 7वें, 9वें, 11वें इन्हीं वर्षों से जानेंगे। तो अपने को राज्याभिषेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि राज्याभिषेक कब हुआ है। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद में अशोक का नाम अशोक किन अभिलेख के अंदर मिलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 4 अभिलेखों के नाम है मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन अभिलेख। ये 4 अभिलेख हैं, इनमें जो नाम है अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक मिल गया, तो अन्य अभिलेखों के अंदर अपने को क्या मिलेगा? देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। इसके बाद में इसकी पत्नियों का उल्लेख, 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है अपने को, एक तो महादेवी का और एक कारुवाकी का। महादेवी अपन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका पुत्र महेंद्र और संगमित्रा, इन दोनों को अशोक है कहां पर भेजता है? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद में अगला आता है कारुवाकी। कारुवाकी का एक पुत्र है तीवर। तीवर, ये जो कारुवाकी और तीवर का उल्लेख कहां पर आ रखा है? प्रयाग अभिलेख में। तो ये पूछा जा सकता है प्रयाग अभिलेख के अंदर अशोक के किस पुत्र और पत्नी का उल्लेख आ रखा है? तो कारुवाकी और तीवर हो गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब ये राजा बन गया, ये तो काम राजा बनने के बाद के हो गया। अब वो राजा बनने के बाद में राजा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है अपने राज्य का विस्तार करना। तो राज्य विस्तार में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, जो इनके आगे महान अशोक की उपाधि अपन ने दी है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, हाँ ये साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका आगे अपने को काम आएगा। सबसे अपन पहले देखते हैं राज्य, 2 वर्ष याद रखने हैं जो राज्य विस्तार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। सबसे पहले है राज्याभिषेक का 7वां वर्ष और राज्याभिषेक का 8वां वर्ष। चलो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, इनमें दोनों में अपन राज्याभिषेक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्याभिषेक के 7वें वर्ष। ठीक है, और यहां अपन बात कर लेंगे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। पहले 7वें वर्ष की अगर बात करते हैं तो इसने 2 क्षेत्रों को विजिट किया। कौन कौन से? एक तो खोतान और कश्मीर क्षेत्र को विजित किया। ठीक है, ये तो हो गया खोतान और कश्मीर क्षेत्र को विजिट किया। खोतान और कश्मीर क्षेत्र को विजिट करके किसके अंदर मिलाता है? मगध के अंदर मिलाता है। तो इसके राज्य की सीमाओं का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। अब देखो कश्मीर के अंदर, कश्मीर में वीतस्ता नदी। अब वीतस्ता नदी कौन सी हो गई? वर्तमान की झेलम नदी। वीतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, अब देखो वापस कश्मीर में वीतस्ता, ये याद रखना है, वीतस्ता नदी किस नदी का पौराणिक नाम है? झेलम नदी का। किसकी स्थापना की? श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके बाद में एक नेपाल की तराइयों में ललित पाटन नगर की स्थापना की। ठीक है, कश्मीर में वीतस्ता नदी के समीप यानी झेलम नदी के समीप किसकी? श्रीनगर की स्थापना की। और नेपाल की तराई में किसकी स्थापना की? ललित पाटन नगर की स्थापना की। अच्छा, ये दोनों बात कौन कहता है? ये दोनों बात कल्लन की राजतरंगिनी में उल्लेख आया हुआ है। इनका उल्लेख श्रीनगर और ललित पाटन नगर की स्थापना अशोक ने की है। कहां पर की है? वीतस्ता नदी के किनारे और नेपाल की तराई में। इस बात का उल्लेख कहां पर आया हुआ है? कल्लन की राजतरंगिनी में आया हुआ है। अब अपन अगर बात करें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की, तो राज्याभिषेक का 8वां वर्ष कौन सा हो गया? 261 ईस्वी पूर्व। ये आपको सन भी याद रखना है और 8वां वर्ष ये भी याद रखना है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये इसीलिए लिख कर रखा है क्योंकि आप 261 ईस्वी पूर्व को समझ जाओ। इस दिन क्या हुआ था? सबसे खतरनाक युद्ध, जो अशोक को महान अशोक बनाने वाला युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध। अगर वर्तमान की बात करें तो कलिंग कहां पर आएगा? उड़ीसा के अंदर। अगर इसके युद्ध के कारणों की चर्चा करें तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कलिंग के शासक को अपने अधीन करना चाहता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं यहाँ पर कलिंग यानी उड़ीसा के अंदर हाथियों की प्रचुर मात्रा थी, वो हाथियों को लेना चाहता था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि व्यापारिक बंदरगाह बनाने के लिए यहाँ पर युद्ध किया। लेकिन सभी इतिहासकारों की अगर माने तो तीनों ही कारण बनते हैं और अपन तीनों ही कारण से कह सकते हैं कलिंग का युद्ध हुआ। कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ। और अगर राज्याभिषेक की बात करते हैं तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ। ये याद रखना, वापस बता देता हूं, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ। राज्यारोहण का बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अगर राज्यारोहण का पूछ लिया जाए तो 4 इसमें और जोड़ देना। ठीक है, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग का युद्ध होता है। इस कलिंग के युद्ध की जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? जानकारी देखो, कलिंग के युद्ध की जानकारी अपने को 2 स्थानों से मिलती है। सबसे पहले अपने को मिलती है एक हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख किसका है? ये है आपके खारवेल का।
खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से अपने को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। एक और कहां से प्राप्त होती है, एक अशोक के 13वें अभिलेख, अशोक के 13वें अभिलेख के अंदर भी किसकी जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक कौन था, कलिंग का शासक था नंदराज। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक उस समय जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था तब कौन था, नंदराज। कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईस्वी पूर्व में, राज्याभिषेक के 8 वर्ष। और कहां से जानकारी मिलती है अपने को, हाथी गुफा अभिलेख और अशोक के 13वें अभिलेख से अपने को जानकारी मिलती है। और इस कलिंग के युद्ध के अंदर क्या हुआ था, लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, प्लस 1.5 लाख बंदी बन गए थे। ठीक है, इन सब को देखकर यहां पर जो अशोक होता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और कलिंग युद्ध के बाद में अशोक भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लेता है। भेरी घोष के स्थान पर क्या अपना लेता है, धम्मघोष अपना लेता है। वापस ध्यान से देखो, 1 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है, 1.5 लाख लोग बंदी बन जाते हैं। इन सबको देखकर यहाँ पर अशोक के हृदय में परिवर्तन आ जाता है और वो भेरी घोष के स्थान पर, यानी अब युद्ध छोड़ देगा। भेरी घोष युद्ध में बजने वाला वाद्य यंत्र भेरी, इसके स्थान पर धर्म के घोष की यानी धर्म की स्थापना करने के लिए निकल पड़ेगा। तो अब ये ध्यान रखना, भेरी घोष के स्थान पर क्या अपना लेता है, धम्मघोष। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद में भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद में। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व के अंदर, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब एक और बात ध्यान रखनी है, कलिंग की राजधानी परिवर्तन, राजधानी में परिवर्तन। कलिंग युद्ध में विजय होने के बाद में अशोक ने कलिंग की राजधानी में परिवर्तन कर दिया था। कलिंग की राजधानी बनाई थी धौली व तौसली को, ठीक है ना, धौली व तौसली को किसकी राजधानी बना दी, कलिंग की। राजधानी परिवर्तन लिख देता हूं यहां पर, परिवर्तन, ठीक है। ये लो, ये राजधानी परिवर्तन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में कलिंग की राजधानी परिवर्तन करके धौली व तौसली को राजधानी बना दी। एक बार वापस अपन यहां पर देख लेते हैं, अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक 269 ईस्वी के अंदर 7वें वर्ष खोतान और कश्मीर को विजिट किया। खोतान और कश्मीर को विजिट करने के बाद में कश्मीर में वीतस्ता नदी यानी झेलम नदी, वीतस्ता पौराणिक नाम हो गया, झेलम नवीन नाम हो गया, इसके किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी और नेपाल की तराइयों में ललित पाटन नगर की स्थापना की थी। और इन दोनों का उल्लेख कहां पर आ रखा है, कल्लन की राजतरंगिनी में इनका उल्लेख आ रखा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की, यानी 261 ईस्वी पूर्व के अंदर। 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग का युद्ध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में जो अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी जानकारी अपने को हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। और अगली जानकारी मिलती है अपने को अशोक के 13वें अभिलेख से। खारवेल का जो यह हाथी गुफा अभिलेख है, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कलिंग शासक कौन था। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उस समय कलिंग का शासक था आपके नंदराज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था, आपके नंदराज। अब अपन बात करते हैं, इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष की स्थापना की थी। और यहां पर एक और परिवर्तन आता है, कलिंग की राजधानी में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, धौली व तौसली को राजधानी बना दी जाती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे देखते हैं कि अशोक ने जब यहां तक कर लिया था, जो अपने उड़ीसा तक क्षेत्र आ गया था, तो इसके राज्य का विस्तार भी हुआ था। तो अशोक के राज्य विस्तार की बात करते हैं कि अशोक का राज्य विस्तार कहां कहां पर था। जब कलिंग का युद्ध खत्म हो चुका था, कलिंग पर उसने आक्रमण करके अपने क्षेत्र में विजित कर लिया था, तो इसके राज्य का विस्तार हो गया। तो ये राज्य विस्तार कहां तक था, तो अगली हेडिंग डालिए अशोक का राज्य विस्तार। अशोक का राज्य विस्तार। अशोक का राज्य विस्तार कहां से था, एक बार अपन ड्रॉ कर लेते हैं इसको। उत्तर, दक्षिण,
पूर्व और पश्चिम। चलो अब अपने को यहाँ पर किसी का भी राज्य विस्तार हो, आपको इसी प्रकार ड्रॉ करके पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा सा याद जल्दी हो जाएगा। पूरा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने का काम तो अपने एग्जाम में करना। अभी तो आप जितना शॉर्ट में समझ सकते हो उतना शॉर्ट में समझिए, ठीक है। उत्तर के अंदर था आपके कश्मीर, अपन ने देखा था कि उसने कश्मीर को विजिट किया था। किस वर्ष किया था, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष। तो कश्मीर विजिट हो गया था। तो कश्मीर विजिट कब हुआ था, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष। और एक और उसने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की भी स्थापना की थी। तो कश्मीर विजिट हो गया था। अब अपने को ये ध्यान रखना है, कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है, कलहन ने लिखा है। किसमें लिखा है, राज तरंगिणी के अंदर। राज तरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, वो किसने लिखा है, कलहन के अंदर। तो कलहन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कश्मीर तक किसका राज्य विस्तार था, अशोक का राज्य विस्तार था। अगर उत्तर की बात कर लिया कश्मीर, तो दक्षिण में बात करें तो ये कर्नाटक था। इसका राज्य विस्तार कहां तक था, कर्नाटक। अपन ने देखा था कि 298 ईस्वी पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त थे, वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने संथारा पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। तो यहाँ पर इसका विस्तार कहां पर हो गया, कर्नाटक तक। 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संथारा पद्धति से देह त्याग, ठीक है, ये हो गई। तो यहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर हुआ था, तो कर्नाटक तक इनका राज्य हो गया। अब अपने यहां पर उड़ीसा को जीत लिया, तो कहां पर आ गए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तक हो गया। कब जीता था उड़ीसा को, राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व के अंदर, ठीक है। और यहां पर पश्चिम में था गुजरात काठियावाड़। ये किस क्षेत्र में आता था, उज्जैनी अवंती क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और उज्जैनी का गवर्नर बिंदुसार के समय कौन था, अशोक। अच्छा एक और बात कर लेते हैं इस अफगानिस्तान क्षेत्र की। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा। ये लो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तक का क्षेत्र किसका था, आपके अशोक का था। तो यहां पर उत्तर की बात करेंगे तो कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और पश्चिम के अंदर काठियावाड़, और उत्तर पश्चिम में अपन आ गए थे अफगानिस्तान तक। ये इसका राज्य विस्तार था अशोक का। अब अपन बात कर लेते हैं, अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया था। 8 वर्ष देखा था कि यहाँ पर कलिंग के युद्ध के अंदर नरसंहार हो गया, तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किन्होंने दी थी इनको, बौद्ध धर्म की दीक्षा। एक का नाम था आता है उपगुप्त और श्रमण निग्रोध ने, ठीक है, उपगुप्त और श्रमण निग्रोध ने, इन दोनों ने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और उसके बाद में एक इसके आध्यात्मिक गुरु का भी नाम आता है, आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम आता है, मोगली पुत्र तीस, ठीक है, मोगली पुत्र तीस, जिसने तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में अशोक के धर्म की चर्चा करेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं अशोक के धर्म के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यहाँ पर इस अध्याय से कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपके अशोक से, तो यही बनेगा, अशोक के धर्म के बारे में समझाइए। तो अपन बात करते हैं अशोक के धर्म की। अशोक का धर्म था क्या, तो अशोक का धर्म था विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एकत्र करना, एकजुट करना, साथ लाना, तथा जो यहाँ पर जनता है उनके नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता बनाई थी, वही जो शिलालेखों में किस नाम से चली है, अशोक के धर्म के नाम से। तो जो शिलालेखों में नाम चला है वही लिख देते हैं अपन, अशोक का धर्म, ठीक है। वास्तव में ये धर्म नहीं था, अशोक का धर्म नहीं था, ये तो क्या थे, नैतिक आचरण, जनता के लिए या जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार बनाए थे, जो नियम बनाए थे, उसी को ही क्या कहा था, अशोक का धर्म। तो सबसे पहले अपन यहां पर लिख सकते हैं कि सभी धर्मों, जातियों, संस्कृतियों में समन्वय व
जनता के नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए आचार का मतलब क्या हो गया, नियमों को ही शिलालेखों में अशोक का धम्म कहा गया। एक बार वापस देखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों में समन्वय, जाति धर्म कौन से हो गए, बौद्ध जैन हिंदू, ठीक है, इनमें समन्वय, जातियों में समन्वय और इनकी संस्कृतियों में समन्वय बनाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जनता के नैतिक उत्थान के लिए, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जनता का नैतिक उत्थान। जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार नियम बनाए गए थे उन्हीं को ही शिलालेखों में क्या कहा गया था, अशोक का धम्म कहा गया था। अशोक का धम्म का मतलब क्या है, नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए नियम। किसके नैतिक उत्थान के लिए, जनता के नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए। तो अगर अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा कहां पर आ रखी है, तो दूसरे लघु स्तंभ लेख के अंदर किसकी परिभाषा आ रखी है, इस अशोक के धम्म की परिभाषा आ रखी है। और अपन बात करते हैं अशोक के धम्म का मुख्य आधार क्या था, मुख्य आधार, अशोक के धम्म का मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार थी आपके अहिंसा। ये बात भी अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर लिखी है। 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख के अंदर कि अशोक के धम्म का मुख्य आधार क्या था, आपके अहिंसा, ठीक है ना। अशोक का धम्म किस पर आधारित था, अहिंसा पर आधारित था। और ये बात किसके अंदर आ रखी है, 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख के अंदर आ रखी है। और अब बात करते हैं इस धम्म का उल्लेख कहां पर किया गया है, कौन कौन से अभिलेखों के अंदर अशोक ने अपने धम्म का उल्लेख करवाया है, तो कौन कौन से में करवाया, देखो ध्यान से, 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में और दूसरे लघु शिलालेख में। किन किन में है, 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख के अंदर धम्म का उल्लेख किया हुआ है, और दूसरे लघु शिलालेख के अंदर भी किसका, धम्म का उल्लेख। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अशोक के धम्म का उल्लेख किस पर है, किस शिलालेख पर है, 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख पे है और दूसरे लघु शिलालेख के अंदर है, ठीक है। इन सब में किसकी परिभाषा लिख रखी है, धर्म की, ये सॉरी किसका उल्लेख आ रखा है, धर्म का उल्लेख। और अगर परिभाषा की बात करें तो दूसरे लघु स्तंभ लेख के अंदर इसकी परिभाषा है, धर्म का या अशोक के धम्म का मुख्य आधार के स्थान पर एक और शब्द दे सकता है, वो बुनियादी आधार कहें या मुख्य आधार कहें, एक ही बात है। तो क्या है, अहिंसा। और वो कहां पर लिखा रखा है, 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख में बात लिख रखी है। अच्छा, अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों को, जो अशोक के धम्म को अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लिनी ने, और उसके बाद में R.K. मुखर्जी, और एक तीसरे और आते हैं भंडारकर महोदय। ये तीन, ठीक है ना। प्लिनी ने तो क्या कहा है, इसको राजधर्म, कि जो अशोक का सीधा सा लिख दो राजधर्म, और पूरी लाइन बनानी होगी तो क्या हो जाएगा, अशोक का धर्म राजधर्म था, ठीक है। और R.K. मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी ने क्या कहा है, सार्वभौमिक धर्म। और भंडारकर महोदय ने क्या कहा है कि ये जो आपके अशोक का धम्म है वो उपासक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तीन मुख्य इतिहासकारों के नाम अपने को याद रखने हैं, प्लिनी, R.K. मुखर्जी और भंडारकर महोदय। प्लिनी क्या कहता है, ये तो राजधर्म है, क्या आपका अशोक का धर्म, ये तो राजधर्म है। और R.K. मुखर्जी क्या कहते हैं, ये एक सार्वभौमिक धर्म है।
ठीक है। और भंडारकर महोदय क्या कहते हैं, ये तो उपासक बोध धर्म है, ये इससे बौद्ध धर्म से संबंधित उपासना की, ये उपासक की 3 चीजें। मुख्य आधार अपन देखते हैं अहिंसा, और अहिंसा किसका मुख्य आधार है, बौद्ध धर्म का। ये तो तीनों के ही बात अपने को रखने, तीनों इतिहासकारी अपने अपने स्थान पर सही है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अशोक का धर्म क्या है। सभी धर्मों, जातियों, संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए और जो जनता है उसके नैतिक उत्थान के लिए जो नियम या आचार बनाए गए हैं, शिलालेखों में उन्हीं को ही क्या कहा गया है, अशोक का धर्म कहा गया है। अशोक के धर्म की परिभाषा दूसरे स्तंभ लेख के अंदर आ रखी है। अशोक के धर्म का मुख्य आधार या बुनियादी आधार क्या है, अहिंसा है। और किस शिलालेख में बताई गई है ये बात, 11वें शिलालेख में बताई गई है और 5वें स्तंभ लेख के अंदर बताई गई है। और धर्म का उल्लेख कहां पर आ रखा है, 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख के अंदर, और दूसरे लघु शिलालेख के अंदर आ रखी है। 3 इतिहासकार है, प्लिनी ने इसको राजधर्म कहा है, आर के मुखर्जी ने सार्वभौमिक धर्म कहा है और भंडारकर महोदय ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं एक बार कि कौन कौन से शिलालेख और लघु स्तंभ लेख के अंदर इसकी बात आ रखी है या कहां कहां पर धर्म की बात आ रखी है, तो यहां पर 7वें, 11वें, 12वें, ये 11वां शिलालेख तो चलो यहां पर हो गया। इसके अलावा 5वां स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख, इनमें भी बात कर रखी है और दूसरे लघु शिलालेख में भी इसकी बात कर रखी है। तो इन सब में ये परिभाषा दे रखी है तो भी उल्लेख तो आया हुआ है, तो अपन इन सब को भी शामिल कर सकते हैं। दूसरे लघु स्तंभ लेख को भी यहां पर शामिल कर सकते हैं और 5वें स्तंभ लेख को भी अपन यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो इन सब में किसका उल्लेख आ रखा है, धर्म का उल्लेख आ रखा है। तो यहां पर आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर धर्म के अंदर और क्या क्या बातें थी वो अपन यहां पर लिख लेते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बात करते हैं कि अशोक के धर्म में क्या क्या मुख्य बातें थी या ये मुख्यतः क्या है, ठीक है, इसकी नीति क्या है। तो सबसे पहले अशोक का धर्म क्या कहता है या अशोक का धर्म क्या कहता है, नैतिक आचरण तो वर्तमान में भी है। तो अपन ये कह सकते हैं अशोक का धर्म है या अशोक के धर्म की नीतियां हैं, सार्वभौमिक है, सार्वकालीन है और सार्वयुगीन है। ये बात अपने को याद रखनी है। अशोक के धर्म की नीतियां सार्वयुगीन, सार्वकालीन और सार्वभौमिक है। ठीक है। दूसरा, इस अशोक के जो धर्म की नीतियों के अंदर 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। एक तो पितृवत सिद्धांत, ठीक है, पितृवत शासन का सिद्धांत, और दूसरा आता है लोक कल्याणकारी शासन का सिद्धांत। पितृवत शासन के सिद्धांत के तहत क्या है, अशोक है स्वयं को पिता मानता था और एक प्रजा को पुत्र। तो पिता किस प्रकार पुत्र से प्यार करता है, पिता किस प्रकार पुत्र की देखभाल करता है, उसी प्रकार जो अशोक था अपने प्रजा की देखभाल करता था। दूसरा सिद्धांत आता है लोक कल्याणकारी का सिद्धांत, लोक कल्याण, जनता के कल्याण के लिए जो कार्य करने का सिद्धांत है वो भी इसी से। अच्छा, इसके अलावा इसने एक संहिता भी तैयार की थी। संहिता का मतलब क्या हो गया, एक कानून जो आगे आचरण के कानून, ये संहिता का तात्पर्य है जो नैतिक आचरण के कानूनों की, नियमों की एक किताब भी तैयार की थी। तो अपन इन सबको एक बार यहां पर लिख देते हैं। यह नीति सार्वभौमिक, सार्वयुगीन और सर्वकालीन है। ठीक है ना, ये सभी युगों में काम आने वाली है। वर्तमान के अंदर भी संदर्भ में देखें तो भी ये जो आचरण है, आचरण के नियम है वो काम आने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अशोक ने इस धर्म से शासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, सबसे पहले पितृवत शासन का सिद्धांत और दूसरा आ जाएगा आपके लोक कल्याणकारी शासन का सिद्धांत। ठीक है। पितृवत शासन के सिद्धांत में एक बार वापस सुन लो, क्या होगा कि अशोक तो खुद स्वयं हो गया पिता। पिता कौन हो गया,
अशोक, और पुत्र कौन हो गई उसकी प्रजा, प्रजा या जनता। तो अशोक अपने पुत्र की भांति प्रजा की देखभाल करेगा। ये तो हो गया पितृव्रत शासन का सिद्धांत। और लोक कल्याणकारी शासन का सिद्धांत के अंतर्गत क्या जाएगा कि लोग यानी जनता के कल्याण के लिए जो जो कार्य आवश्यक है वो सारे आवश्यक कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे। जैसे सरायों का निर्माण है, ठीक है ना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना, शासन को शांतिपूर्वक चलाना, करों को कम करना, इस प्रकार ये सारा लोक कल्याणकारी शासन के सिद्धांत के अंतर्गत था। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो अपन लिखेंगे यहां पर वो हो जाएगा कि अशोक ने एक संहिता भी तैयार की, धम्म की संहिता भी तैयार की। संहिता का मतलब क्या हो गया, कानून की पुस्तक, ठीक है ना। तो अपना एक संविधान भी तैयार किया इसने, तो कानून की एक पुस्तक भी इसने तैयार की। उसके बाद में 84,000 स्तूपों का निर्माण, ये बात विवादास्पद है लेकिन अपने किताब के अंदर आ रखी है तो अपन लिख भी लेते हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। इसके अलावा बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए गुहाओं का, कितनी गुहाओं का, 4 गुहाओं का, 4 गुहाओं, गुहाओं का मतलब गुफाओं का निर्माण करवाया। ये 4 गुफाएं कौन कौन सी है, ये 4 गुफाएं भी पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। सबसे पहले सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी, और नंबर 4 पर आ जाएगी आपके कर्ण। वापस ध्यान से सुनो, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 क्या है, ये गुफाएं हैं। किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई गुफाएं हैं। और किसने बनाई थी, अशोक ने। कहां पर बनाई थी, बराबर की पहाड़ियों के अंदर बनाई थी। बात आ गई समझ में। तो ये सारी हो गई उसके धर्म के अंतर्गत। अब अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी शासन की नीतियां। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन शासन की नीतियों की बात कर लेते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे अपन चलते हैं, अशोक के धर्म के अनुसार जो शासन की नीतियां थी इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अशोक के धर्म के अनुसार शासन की नीतियां, अगली हेडिंग डालिए, अशोक के धर्म के अनुसार शासन की नीतियां। पांच नीतियों का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले सहिष्णुता, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 आडंबरहीनता, नंबर 4 लोक कल्याण, और नंबर 5 पवित्रता व नैतिकता। ठीक है, अब मैंने आपको पहले लिखाया था कि जो अहिंसा है इस पर सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर दिया। अब एक और छोटी सी बात ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे अधिक बल दिया था सहिष्णुता पर। ठीक है ना, धम्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया था, सहिष्णुता पर। ठीक है, और नंबर 2 पर जो बल दिया गया था वो किस पर था, अहिंसा पर। फिर आडंबरहीनता, आडंबरहीनता का मतलब क्या हो गया भाई, सहिष्णुता के अंदर किसकी है सहिष्णुता, भी व्यक्ति की व उसके विचारों की। ठीक है ना, विचारों की सहिष्णुता, इस पर किसने बल दिया, अशोक के धम्म। अगर आपको पूछ लिया जाए अशोक के धम्म पर सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है, तो सहिष्णुता पर सबसे सर्वाधिक बल दिया गया है। पहले मैंने अहिंसा बताया था, अब उसमें चेंज कर लेना, अहिंसा किस पर आता है, नंबर 2 पर आता है। सबसे ज्यादा बल किस पर आएगा, सहिष्णुता पर। उसके बाद में अहिंसा पर। अहिंसा का मतलब क्या हो गया, मन वचन कर्म से किसी का अहित
ने सोचना, मन वचन और कर्म से किसी का अहित ने सोचना ही अहिंसा है। आडंबरहीनता यानी कर्मकांड, उस समय कर्मकांड का बोलबाला था, तो कर्मकांड और धर्म दान धर्म अनुष्ठान और उपहार लेना व देना, इन सब को क्या मानता था? वो आडंबर मानता था। आडंबरहीनता इन सब को करने के लिए वो मना करता था कि भाई कोई कर्मकांड मत करो, कोई धार्मिक अनुष्ठान मत करो, उपहार देवो मत और लेवो मत। ये सारी किसके अंदर? आडंबरहीनता। लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी का मतलब क्या हो गया? सराय निर्माण प्लस वहां वृक्षारोपण और कुएं खुदवाना, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई, सराय निर्माण, वृक्षारोपण और कुएं खुदवाना। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? लोक कल्याण। पवित्रता व नैतिकता किसकी जरूरी है? जनता की। इसी जनता की पवित्रता और नैतिकता के उत्थान के लिए इसने क्या बनाए हैं? आचरण के आचार या नियम, जिसे तो अपन ने क्या कह दिया था? धम्म, ठीक है। इसी को तो अपन ने क्या कहा था? धम्म। तो यहां पर ध्यान रखना, अशोक के धम्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? या अपन ये कह सकते हैं प्रधान बल किस पर दिया गया है? सहिष्णुता पर। नंबर 2 पर किस पर बल दिया गया है? अहिंसा पर, ठीक है। और अगर अपन ये कहें अशोक के धर्म के अनुसार शासन की 5 नीतियां कौन कौन सी थी? सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण व पवित्रता व नैतिकता। किसकी पवित्रता व नैतिकता? जनता की पवित्रता व नैतिकता। अब अपन बात कर लेते हैं धम्म यात्राएं। धम्म यात्राएं, अशोक ने जो विहार यात्राएं की जाती थी, विहार यात्राएं और धम्म यात्राएं क्या होती है? विहार यात्राएं होती थी आखेट के लिए, शिकार के लिए। राज परिवार के सदस्य आखेट करने के लिए विहार यात्राएं करते थे। ये उनका खेल कह सकते हैं या शौक कह सकते हैं। लेकिन अब अशोक ने आखेट जो विहार यात्राएं उनको तो बंद करवा दी और अब क्या शुरू करवा दी? धम्म यात्राएं। अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं करना। अब देखो, धर्म का मतलब क्या हो गया? आचरण के नियम। इन आचरणों के नियम को फैलाने के लिए, इसके प्रसार प्रसार के लिए ये क्या करता था? धम्म की यात्राएं करते थे। अब अपने को धम्म की यात्राएं कितनी देखनी है? 2। एक तो 10वें वर्ष, किसके 10वें वर्ष? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, और एक देखना है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है। 10वें वर्ष, ये 10वें वर्ष है ना, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा, ये इसकी प्रथम धम्म यात्रा थी, ठीक है। ये इसकी कौन सी यात्रा थी? प्रथम धम्म यात्रा थी। कौन सी? बोध गया की यात्रा। और ये कब की थी? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। वापस लिख देता हूं, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष, ठीक है। राज्याभिषेक के 10वें, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। 269 ईस्वी के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। उसके 10वें वर्ष उसने किसकी यात्रा की थी? बोध गया की। याद रख लो। 8वां वर्ष क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद में क्या हुआ था? उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय परिवर्तन होने के बाद में उसने जो भेरीघोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया था, और धम्मघोष के बाद में उसने धम्म की यात्रा की। पहली धम्म की यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष की थी। बोध गया की यात्रा की थी, ये इसकी प्रथम धम्म यात्रा थी। अब अपन बात करते हैं 20वें वर्ष। इसने लुम्बिनी वन की, लुम्बिनी वन की यात्रा की। लुम्बिनी वन कहां पर है? नेपाल की तराइयों के अंदर है, ठीक है ना। वहां पर कहां पर? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, ठीक है। इसकी जानकारी कहां पर मिलती है कि इसने यात्रा की? तो इसकी जानकारी अपन को मिलती है रुमन देई अभिलेख से, ठीक है। रुमन देई अभिलेख से अपने को इसकी जानकारी मिलती है कि इसने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष नेपाल की यात्रा की, नेपाल की तराइयों में लुम्बिनी वन की यात्रा की थी कपिल वस्तु की, ठीक है ना। और यहां पर जो बलि है, बलि का मतलब क्या हो गया? कर। कौन सा कर? भूमि कर, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं भूमि कर, भूमि कर। इसको क्या किया था? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया,
ठीक है, नहीं यहाँ पर गया था तो इसने भूमिकर को घटाया था 1/6 से, क्योंकि राजा षटभागी होता था। षटभागी का मतलब क्या हो गया, छठे भाग का जो लेने वाला होता है वो राजा होता था, यानी 1/6 कर सभी से भूमिकर के रूप में लिया जाता था। यहां पर उसने 1/8 भूमिकर कर दिया। बात आगे क्या समझने, तो रुमनदेही अभिलेख से अपने को किसकी जानकारी मिलती है, 20वें वर्ष राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी वन की यात्रा की थी, जो नेपाल की तराइयों में कपिलवस्तु केंद्र है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी यही है। लेकिन इसके बारे में एक प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें अपने को कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का एकमात्र अभिलेख में है जिसमें आर्थिक, क्योंकि बाकी सभी के अंदर धर्म की बातें लग रखी है, लेकिन ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अपने को किसकी जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अशोक के धर्म के अनुसार शासन की नीतियां 5 है, सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण और पवित्रता व नैतिकता। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए धर्म, अशोक के धर्म के अंदर सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी है, तो सहिष्णुता की। और यह अगर कह सकते हैं कि अशोक के धर्म में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है, तो सहिष्णुता पर। नंबर 2 पर किस पर बल दिया गया है, अहिंसा पर। सहिष्णुता का मतलब क्या हो गया, धर्म, ये व्यक्ति व उसके विचारों की स्वतंत्रता। ठीक है, अहिंसा मन वचन कर्म से किसी का अहित न सोचना ही क्या है, या अहित न करना, सोचना नहीं, यहां पर हो जाएगा अहित न करना ही क्या है, अहिंसा है। आडंबरहीनता, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान, उपहार लेना व देना, इन सब पर रोक लगाना। ठीक है ना, ये अशोक मानता था ये सारी क्रियाएं क्या है, आडंबर है, इनको हटाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सराय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर धर्मशालाएं, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, किसके किनारे, ये सड़क बना दी और सड़कों पर यहाँ पर क्या बना दिया, सराय बना दी, और यहाँ पर क्या लगा दिए, चारों ओर वृक्ष लगा दिए, और सरायों के पास में क्या खुदवा दिए, कुएं खुदवा दिए। ये क्या हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पवित्रता व नैतिकता, किसकी पवित्रता, जनता के आचरण की पवित्रता और जनता की नैतिकता के उत्थान करने के लिए उसने क्या बनाया है, धम्म बनाया है। आगे अपन देखें तो धम्म यात्राएं की, कौन कौन सी धम्म यात्राएं की, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष, 2 धम्म यात्राएं सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली है बोध गया के अंदर राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो पहली धम्म यात्रा थी, उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी वन के अंदर थी, जो नेपाल की तराइयों कपिलवस्तु के अंदर है। और कौन से अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, रुमनदेही अभिलेख से। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिलेख से अपने को आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है, अन्य किसी अभिलेख से अशोक की आर्थिक जानकारी की बात नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने अशोक के बारे में। अगले वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।